मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। इस वक्त दुनिया एक बहुत बड़ी तब्दीली से गुजर रही है, क्योंकि आज सुबह रशिया ने यूक्रेन पर वॉर डिक्लेयर कर दी, जंग का ऐलान कर दिया। दोनों तरफ जंग जारी है और इसको रोकने के लिए इकदाम करने की भी कोशिशें की जा रही, जुबानी कलामी अभी तक। लेकिन इस सूरत हाल में सबसे अहम बात पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त रशिया के विजिट पर हैं, जिसके क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि एक ऐसे क्रूशल टाइम में उनका वहां होना किस हद तक पाकिस्तान के लिए या दुनिया के लिए फायदेमंद हो सकता है या नुकसानदेह हो सकता है। दोनों तरह की बातें की जा रही हैं। इस सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए आज मेरे प्रोग्राम में एक हाई प्रोफाइल गेस्ट शामिल हो रहे हैं, जो कि हाई कमिश्नर टू इंडिया रह चुके हैं, एम्बेसडर टू जर्मनी। इसके अलावा ही हैज बीन पोस्टेड टू एट मॉस्को, न्यूयॉर्क, Geneva and London. Mr. Abdul Baza Saab is joining my show. Thank you so much, sir. Such a pleasure to have you in my show. Very kind of you. Thank you for inviting me. सर, बात का आगाज जो है वो इससे किए लेते हैं अपने घर से ही, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर इस वक्त रशिया के विजिट पर हैं। उसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ऐसे टाइम पर कि जिस वक्त रशिया ने ऐलान कर दिया जंग का, और पहले यही समझा जा रहा था कि ऐसा ही होगा, और जिस दिन वो पहुंचे उसी दिन ये हो जाता है। आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या इस वक्त पाकिस्तान का रशिया में होना, उसके साथ खड़े होना एक नेगेटिव मैसेज जाता है दुनिया को, या हम अपने जो भी हम समझते हैं मफादात हैं उसको देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आलिया फॉर हैविंग मी। देखिए, ये इस किस्म के जो समिट लेवल विजिट्स होते हैं कोई एक दिन में तो तय नहीं होते। इनका शेड्यूल बड़ा पहले से होता है, उस पर तैयारी होती है, जॉइंट स्टेटमेंट निगोशिएट होती है, बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये ख़ास कल तो डिसाइड नहीं हुआ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे मॉस्को। ये तो काफ़ी महीनों से इस पर काम हो रहा था। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको उस तनाजुर में देखना चाहिए। ये एक बायलैटरल विजिट है और बायलैटरल विजिट के तनाजुर ही में देखना चाहिए, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है और पिछले कई सालों से हम काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान रूस के ताल्लुकात में इजाफा हो, ख़ास तौर पर इक़्तिसादी जो ताल्लुकात हैं, फिर एनर्जी सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का वहाँ इस वक्त मौजूद होना किसी तौर भी इस बात की गम्माजी करता है कि हम रशिया के साथ खड़े हैं यूक्रेन के मामले में। यूक्रेन के साथ भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हम किसी ज़माने में हमने मेन बैटल टैंक्स उनसे हम लेते रहे हैं। तो कोई वजह नहीं है कि हम इस मामले में अपोलोजेटिक हों। हमें बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हमने ये विज़िट किया। मैं समझता हूँ कि ठीक किया। विज़िट अगर हो गया और रशिया ने एक फ़ैसला किया अपने तौर पर, तो अब जॉइंट स्टेटमेंट से पता चलेगा कि असल जो है क्या मामला डिस्कस हुए, कहाँ पे हम खड़े हैं। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान ये जो है किसी तौर भी, क्योंकि हमने हमेशा एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है सॉवरेंटी के हवाले से भी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के हवाले से भी। तो अब देखते यही हैं कि हम जॉइंट स्टेटमेंट में क्या होता है। लेकिन इस पूरे विजिट को बायलैटरल रिलेशन के तनाजुर में ही देखना चाहिए। गो के और बहुत सी चीज़ें, अफगानिस्तान भी डिस्कस हुआ होगा, पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात भी डिस्कस हुए होंगे और यूक्रेन भी डिस्कस हुआ होगा। लेकिन असल जो है कि हमने किस तरह पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें इजाफा करना है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया सर कि अगर ये वाला मामला ना होता, जिस तरह आज ये ऐलान हो गया और इससे पहले भी नजर आ रहा था कि ये होने जा रहा है, तो फिर तो विजिट पे इस तरीके से बात ना की जाती, क्योंकि जाहिर है कि बायलैटरल विजिट है। लेकिन ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि ये कहा जा रहा था कि ऐसे मौके पर क्या इस विजिट को कैंसिल कर देना चाहिए। अच्छा, एक और चीज हमने ये देखी कि हमने देखा कि प्रेसिडेंट पुतिन ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया प्राइम मिनिस्टर का। वहां पे उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, रेड कारपेट रिसेप्शन उनको मिला। फिर 1 घंटे की जो मीटिंग थी वो 3 घंटे पर तब्दील हो गई, ये कहा जा रहा। तो आप क्या समझते हैं कि क्योंकि इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन को एक ऐसे सपोर्टर की जरूरत है उनकी साइड पर खड़े होने वाले के, जो जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ इस वक्त खासतौर पर अमेरिका जो है, तो एक सपोर्टर की जरूरत है, इस वजह से वो इतनी अहमियत दे रहे हैं इस विजिट को, उनको सपोर्ट मिल रही है? या आप समझते हैं कि नहीं, इस वक्त रशिया पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है और बढ़ाना चाहता है? देखिए, ये जो सफारतकारी है या रियासतों के दरमियान ताल्लुकात हैं, वो एक दिन का इवेंट तो नहीं होते आलिया। वो एक प्रोसेस होता है, चलता है। वो आप ब्रिक बाय ब्रिक बिल्ड करते हैं। तो हमने भी रूस के साथ कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद
हमने भी यही तय किया दोनों ममालिक के, हमने आहिस्ता आहिस्ता इन ताल्लुकात को बढ़ाना है। रूस काफ़ी अरसे तक कोल्ड वॉर के बाद भी अगर आप देखिए तो भारत के ही लेंस से पाकिस्तान को देखता रहा। तो अभी भी ये एक बैरियर है, अभी भी वो वक्त नहीं आया जबकि हम बिल्कुल रूस के साथ हर मामले में खड़े होंगे और रूस पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। अभी भी आप देखेंगे कि जॉइंट स्टेटमेंट में मैं बता सकता हूँ क्या होगा और क्या नहीं होगा। मिसाल के तौर पर यूक्रेन का शायद जिक्र उसमें ना हो, इस तरह कश्मीर का जिक्र शायद उसमें ना हो, उसमें दहशतगर्दी की बात होगी, सारी बातें होंगी। और इक्तिसादी जो हमारा कोशिश है, ख़ास तौर पे स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की बात हो रही है, पाकिस्तान स्टील मिल्स की बात शायद उसमें हो जाए, टैपी की बात होगी, कासा 1000 की बात होगी। तो इसको इसी तनाजुर में देखना चाहिए। बहुत से लोगों की ख्वाहिश ये होगी कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान ताल्लुकात आगे ना चलें, बेहतर ना हो, लेकिन पाकिस्तान ने इस खित्ते में रहना है। हमारे लिए एक ज़रूरत है कि जितने भी हमारे खित्ते में ममालिक हैं और ख़ास तौर पे चीन और रशिया, उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हमने इन्हीं ममालिक के साथ, और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे ताल्लुकात रशिया या चीन के साथ स्ट्रेटेजिक नोयत, चीन के साथ ख़ास तौर पर स्ट्रेटेजिक नोयत के हैं, तो ये कोई ज़ीरो सम गेम हो गई है। हमारे ताल्लुकात यूएस के साथ या यूरोप के साथ अच्छे नहीं हो सकते। उनके ताल्लुकात में अपनी ज़रूरियात हैं, इधर हमारी अपनी ज़रूरियात हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ लेकर चलने ही डिप्लोमेटिक कामयाबी होती है। अगर आप हर चीज़ को ज़ीरो सम गेम बना देंगे तो फिर तो मामलात आगे नहीं चलेंगे। हमने अपने लिए विन विन सिचुएशंस क्रिएट करनी है, चाहे वो चीन के साथ हो, रशिया के साथ हो या अमेरिका के साथ हो। मैं तो इसको इसी तनाजुर में देखता हूँ और मुझे खुशी है और इत्मीनान है कि हमारे वज़ीर आज़म ने ये दौरा मुलतवी नहीं किया। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि रशिया साइड ने भी, प्रेसिडेंट पुतिन ने भी इस दौरे की इल्तिबा की दरख्वास्त नहीं दी, क्योंकि जब एक मुल्क जंग की सूरत हाल में होता है तो बाज़ औक़ात मेज़बान की तरफ से भी आ जाता है कि थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें, लेकिन चूंकि एक बायलैटरल एक प्रोसेस चल रहा है तो उसको अब आगे लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि आया प्रेसिडेंट पुतिन, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान नहीं आए, और ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है जो कि अभी तक टूटा नहीं, क्योंकि एक 2013 में प्रेसिडेंट पुतिन ने 12 में प्रेसिडेंट पुतिन ने आना था, फिर वो कैंसिल हुआ विजिट उनका। फिर हम जानते हैं कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लावरोव को भिजवाया गया एज ए कंपनसेशन। लेकिन अभी तक प्रेसिडेंट पुतिन क्यों नहीं आए पाकिस्तान? मैं उम्मीद करता हूं कि इमरान खान के विजिट के बाद, हमारे वज़ीर आज़म के विजिट के बाद एक रेसिप्रोकल विजिट होगा। उससे मैं समझूंगा कि रशिया वाकई तैयार है पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ने को, क्योंकि अभी तक एक साइकोलॉजिकल बैरियर मौजूद है जहां तक प्रेसिडेंट पुतिन के ना आने का ताल्लुक है पाकिस्तान। तो सर, ये जो आप बात कर रहे हैं रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुक की, के हम चाहेंगे कि प्रेसिडेंट पुतिन भी पाकिस्तान आए, और जिस तरीके से उन्होंने वेलकम किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, क्या क्योंकि भारत बहुत क्लोज अलाई है रशिया का, और उनका बहुत बड़े बजट का एक एग्रीमेंट्स भी होते हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया से होकर गए। आप समझते हैं कि पाकिस्तान और रशिया के जो ताल्लुकात का एक आगाज होने जा रहा है, तो इसमें भारत को रिजर्वेशंस होंगी? क्योंकि इंडिया ने बहुत क्लोज अलाई होते हुए भी उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने ये कहा कि जंग की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। उन्होंने सच मुकम्मल तौर पर रशिया का साथ नहीं दिया, उनकी जो स्टेटमेंट आई है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात की वजह से भारत क्या सोच रहा है, उस पर कुछ असरअंदाज होगा? नहीं, भारत डेफिनेटली पूरा अपना इख्तियार, इस जो भी उसका रसूख है वो इस्तेमाल करता है रशिया पे कि पाकिस्तान की तरफ झुकाव उनका ना हो। लेकिन भारत ने खुद भी तो रीअलाइनमेंट की है पिछले कुछ सालों में। अगर आप देखिए, बल्कि 2 दिहाइयों से भारत भी यूएस की तरफ उसका रुझान हो रहा है। रशिया भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को एक हवाले से भारत में प्रेशर बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल भी करता है। ये भी आप बात याद रखिए, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई मोरालिटी का मामला नहीं है, सारा इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम होता है। अगर रशिया हमारे साथ ताल्लुकात बढ़ाना है तो वो भारत के ऊपर ही प्रेशर बिल्ड करता है कि देखिए मेरे पास भी ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप बहुत यूएस की तरफ जाएंगे तो फिर मेरे पास पाकिस्तान का ऑप्शन ही मौजूद है। इसलिए हर चीज जो है बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। कोई चीजें जल्दी में क्लियर नहीं हो जाती कि बस आज इस विजिट हो गया तो पाकिस्तान और रशिया एक दूसरे को बिल्कुल बगलगीर हो जाएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारी बड़ी डाइवर्जेंसेस भी हैं। जिस तरह आपने कहा, इस वक्त रूस जो है भारत को S-400 सिस्टम्स दे रहा है,
जो कि हमारे इस खित्ते को पूरी आर्म्स रेस में डाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक, जो हमारा डिटरेंस है उसको क्रेडिबल रखने के लिए बहरहाल हमें भी इकदाम करने पड़ेंगे। तो हमें मुझे उम्मीद है कि हमारे वज़ीर आज़म ने ये मामला भी उठाया होगा रूस के सदर के साथ, बट इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि रूस अब S-400 सिस्टम देना बंद कर देगा भारत को। तो ये जीरो सम गेम नहीं है, जिसे मैंने पहले अर्ज किया, ये एक प्रोसेस है, चलेगा। जो जो दुनिया के तब्दीलियां आएंगी उस हिसाब से हम अपने आप को टेक्निकल फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे, किस तरह अपने आप को एडजस्ट रीएडजस्ट करें, लेकिन हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए कि हम इवेंचुअली क्या चाहते हैं। और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि हमारे चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसमें हम कोई रखना बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। दूसरा, रूस के साथ हमने अपने ताल्लुकात बढ़ाने हैं। अब जिस मिसाल के तौर पर देखें ना, रूस के साथ हमारे, अगर आप पिछले एक दिहाई में देख लीजिए तो हमने इंटर गवर्नमेंटल कमीशन बनाया, हमारा मिलिट्री कमीशन भी उनके साथ बन गया। 2016 में हमने उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, द्रुजबा के नाम से, फ्रेंडशिप के नाम से, जो अब हर साल 2 साल बाद होती हैं। फिर रूस ने हमें MI-35 गनशिप हेलीकॉप्टर्स भी दिए, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी काउंटर टेररिज्म के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि रूस भी आहिस्ता आहिस्ता, जो एक किस्म का उनके यहाँ एक पाकिस्तान को भारत के लेंस के देखने की वाली बात है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएगी। बट मच वुड हिंज कि आगे दुनिया किस तरफ जा रही है। मिसाल के तौर पर अगर रूस पे सैंक्शन जबरदस्त किस्म की लगती हैं यूक्रेन के वाक़े के बाद, जो कि लगता है कि लगेगी, उससे हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी कि हम रूस के साथ जो हमारी एक किस्म की जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो हर्ट तो होगी डेफिनेटली। ख़ास तौर पे जो पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है नॉर्थ साउथ वाला, वो तो हर्ट होगा। अब किस तरह हम उसको डील करते हैं, दैट टाइम विल शो। लेकिन लिमिटेशंस मॉस्को की तरफ भी हैं, लिमिटेशन इस्लामाबाद की जानिब से भी हैं। तो बीच वाला रास्ता आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको हमवार करके चलना है, और इसी तरह डिप्लोमेसी आगे बढ़ती है। अब्दुल वासिफ साहब, इसमें क्या हम ये समझे, क्योंकि नजर ही आ रहा है, मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा फैक्टर इस वक्त रशिया के में जो विजिट और हमारे जो ताल्लुकात बढ़ रहे हैं कि अमेरिका ही है दोनों तरफ। अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो तब भी, और पाकिस्तान की, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि इंडिया अमेरिका से करीब होता हुआ नजर आ रहा है, तो जाहिर है कि रशिया को रिजर्वेशन है कि ठीक है, उनका तो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अरसे से अलाइ, तो फिर वो उनको आंखें दिखा सकते हैं कि अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो हम इस तरफ आ सकते हैं। और अमेरिका के पाकिस्तान के हवाले से खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में कॉल ना करना जो बाइडन का, ये सब चीजें चलती रही, और नजर आता रहा कि पीएम खान इसके ऊपर नाराज नजर आते हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी अमेरिका का ही फैक्टर है कि वो उस तरफ झुकाव उसका नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बेसिक फैक्टर अमेरिका है, जिसकी वजह से इन 3 कंट्रीज के जो ताल्लुकात हैं वो मोल्ड हो रहे हैं, डायरेक्शन उनकी चेंज हो रही है। मैं अभी भी थोड़ा सा कॉशियस हूँ इस मामले में कंक्लूजन्स ड्रॉ करूँ। देखिए, जहाँ तक अमेरिका पाकिस्तान का ताल्लुकात की बात है, हमारा अभी भी 3rd या 2nd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका। अभी भी अब तकरीबन हमारे 10 लाख के करीब पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं। 2nd लार्जेस्ट इन्वेस्टर है पाकिस्तान में अमेरिका। लेकिन साथ साथ हमारी डाइवर्जेंसेस भी हैं, बहुत से इश्यूज हैं। ख़ास तौर पे चीन, अमेरिका हमसे खुश नहीं है चीन के मामले में, CPEC के मामले में, BRI के मामले में। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये तो अपनी जगह रहेंगे, और ये तो कोल्ड वॉर के ज़माने में भी थे, ये आइंदा भी रहेंगे। तो चैलेंज हमारे लिए यही है कि हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए सब ममालिक से किस तरह फ़ायदा उठाना है। दैट इज़ द चैलेंज। मैं अभी भी ये कहने को तैयार नहीं हूँ कि हम बिल्कुल अमेरिका को नाराज कर दें। अमेरिका भी इम्पोर्टेंट मुल्क है, हमें FATF में, IMF में, वर्ल्ड बैंक में बहुत जगह सपोर्ट चाहिए। रशिया को मिसाल के तौर पर उनकी कोई सुनवाई नहीं है या कोई आवाज़ नहीं है जहाँ तक FATF का ताल्लुक है या IMF की बात है। तो हमें इन सारी जो अपनी हमारे इंटरेस्ट हैं, चाहे वो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं या जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनको सामने रख कर हर कदम उठाना है, और इन सब चीज़ों को लिंक करके इंटेग्रेटेड तरीके से आगे चलना है। कोई चीज़ भी आइसोलेशन में नहीं है। अगर हमारे विजिट अगर प्राइम मिनिस्टर का मॉस्को में हो रहा है तो इट कांट, ऑब्वियसली वाशिंगटन DC इसको बड़े गौर से देख रहा होगा कि क्या बातचीत हुई, जॉइंट स्टेटमेंट अभी आएगी तो उसमें क्या नज़र आता है, ये भी देखना है हमने। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, मतलब आज विजिट की बात हो रही है कि जी वो रशिया में क्यों खड़े हैं। रशिया में तो खड़े हैं, वो बाहमी ताल्लुकात के लिए खड़े हैं। कल को
ये याद भी नहीं रहेगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था मॉस्को का। फिर देखना ये है कि फॉलो अप किस तरह आगे होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं समझता हूँ कि इसको लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए रादर देन कि एज एन इवेंट हम देखें। मैं कम से कम इस तरह ही देखता हूँ इस सारी सूरत हाल को। ठीक, अच्छा अब्दुल बासित साहब, सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि क्या इस सब में हमें ये नजर आ रहा है, क्या फिर भी ये सवाल पैदा होता है कि जितने बड़े एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच हैं और जो उनका एक ताल्लुक है, हमारा तो अफगान जिहाद की वजह से हम जितना भी चले जाएं आगे ऐसा ही लगता है कि उस बैरियर को तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या उस पर जो रशिया है वो इंडिया को त्याग सकता है पाकिस्तान के लिए? अगर ये सवाल मैं इस तरह लेकर आऊं आपके पास। नहीं, वो देखिए, पहले मुझे आप बताइए, आपके पास पैसे हैं $6 बिलियन के आप S-400 सिस्टम खरीद सकें रशिया से? आपके पास नहीं है, तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। ये बात देखिए, रशिया की भी अपनी मजबूरियां हैं, उसको भी, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, वो मार्केट भी है उसके लिए, एक डिफेंस जो है एक्सपोर्ट्स की है, तो रशिया की अपनी मजबूरियां हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आप लेट्स से $10 बिलियन की परचेज कर सकते हैं डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से, तो रशिया आपको फौरी तौर पे आपको गले लगा लेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारी भी लिमिटेशंस हैं, इसलिए हर चीज को ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त रशिया तैयार है भारत को डिश करने पे और पाकिस्तान को गले लगाने में, और ये इस तरह देखना भी नहीं चाहिए। ये अगर हम ये महसूस करें और अगर हमारा अगर ये ऑब्जेक्टिव है कि हमने रशिया और इंडिया के ताल्लुकात को उसको बिगाड़ कर हमने करना है, तो ये आप अचीव नहीं कर सकते। फिलहाल तो ये मुमकिन नहीं है। बाकी आगे मुस्तकबिल क्या होता है, हु नोस हाउ थिंग्स अनफोल्ड। ठीक, एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये करना चाहूंगी कि क्या आप देख रहे हैं कि ये जंग को रोका जा सकेगा, या आप समझते हैं कि ये बढ़ेगी आगे, और जो फुल स्केल वॉर जिसे कहा जाता है, कुछ ऐसी सिचुएशन, बल्कि ट्रेंड तो ये भी चल रहा है सोशल मीडिया पर कि वर्ल्ड वॉर 3 इस तरह की आप देख रहे हैं कुछ सिचुएशन? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है। देखिए, जहां तक रशिया ने क्या डिमांड किया है, रशिया ने यही डिमांड किया है कि भाई आप जो है यूक्रेन को और जो दूसरे बाकी ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनको आप नेटो में शामिल नहीं करें, बॉर्डर तक ना लाइए, क्योंकि यूक्रेन का बॉर्डर रशिया से मिलता है, तो आप ये नेटो में शामिल ना करें। अब नेटो हम जानते हैं कि कोल्ड वॉर की एक लेगेसी है, वो इररेलेवेंट हो गया है, लेकिन भारत उनको जिंदा रखा हुआ है। नेटो की जो डिमांड है वो नाजायज नहीं है। अगर आप मिसाल के तौर पर 1823 में चली जाएं तो अमेरिका का मैनरो डॉक्ट्रिन था, तो बिल्कुल ये वही चीज कह रहे हैं कि भाई आप क्यों वहां पे यूक्रेन को आप डिफेंस इक्विपमेंट दे रहे हैं, आप सिर्फ हमें ये गारंटी दे दीजिए कि आप नेटो में शामिल नहीं होगा। और एक लिहाज से बिल्कुल ठीक है कि नेटो मेरे अपने ख्याल में अब एक फैक्टर हो गया इंस्टेबिलिटी का यूरोप में। नेटो से जितनी जल्दी जान छुड़ाना हो तो बेहतर है, लेकिन हमें ये बात भी सामने रखनी चाहिए कि इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि रूस को ये हक मिल जाता है कि वो किसी दूसरे अपने नेबर मुल्क पे हमला करे इस तरह। वो भी जो बैन अवी कवानीन है उसके खिलाफ वर्जी है। तो हमें भारत ये सब चीज़ें सामने रख के कोई भी कदम उठाना चाहिए जहां हम नेटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन के हमें उसकी हिमायत नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ ये भी है कि हमें रशिया ने जो किया है उसकी भी हिमायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये मैं समझता हूं कि कोल्ड वॉर को जन्म दे सकती हैं। लेकिन अगर आप वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रही हैं तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसमें हर मुल्क की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं और इस वक्त वो एपिटाइट नहीं है कि वॉर की तरफ जाए। ये ज़रूर हो सकता है कि जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो रशिया को मजबूर करें कि वो अपनी फ़ौजें भिजवाए, और फिर अगर डोंबास रीजन में उनकी फ़ौजें वहाँ रहती हैं तो मुमकिन है कि इंसर्जेंसी का मामला शुरू हो जाए, कि ताकि रशिया को मजीद ब्लीड किया जाए। ये उनकी एक पॉलिसी हो सकती है इन द लॉन्गर टर्म। लेकिन अभी चूंकि दनियस्क में और जो दूसरा इलाका है लुगांस्क, वहाँ पे क्योंकि रशियन पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इंसर्जेंसी की भी शायद जो है मुमकिनात कम ही हो। लेकिन अभी एक कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। मुमकिन है, अभी देखते हैं कि आज सिक्योरिटी काउंसिल में क्या रेजोल्यूशन आती है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उस पर ऑब्वियसली रशिया वीटो करेगा। लेकिन भारत वेस्ट ने, नेटो ने तो सैंक्शन लगानी है, उन्होंने तो ऐलान कर दिया है। अब नॉर्ड स्ट्रीम जो है, ख़ास तौर पे जो गैस पाइपलाइन है रशिया टू जर्मनी, उसका क्या होता है, नॉर्ड स्ट्रीम 2, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस पर अब जर्मनी ने सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया है।
तो मामला बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, वहाँ एनर्जी का शॉर्टेज पैदा हो जाएगी, खास तौर पे जर्मनी में और वेस्टर्न यूरोप में। वो उस तरह किस तरह उसको वो हैंडल करेंगे, तो ये मुख्तलिफ मामला हैं। रशिया ने अपना होमवर्क पूरा किया होगा, मुझे इसका यकीन है कि जब सैंक्शंस लगेंगी तो किस तरह उनको काउंटर करेगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान किस तरह अपने आप को पोजीशन करता है, खास तौर पे जो हमारे बायलैटरल प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह आगे बढ़ते हैं सैंक्शंस के बावजूद, क्योंकि सैंक्शंस की वजह से बहुत सी रशियन कंपनी उसकी जद में आ जाएंगी, तो हमारे लिए बिल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर दिस रीजन एज ए होल। थैंक यू सो मच अब्दुल बासित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए टाइम। थैंक यू वेरी मच।